वी आर अगेन हेडिंग इनटू दैट टाइम ऑफ द ईयर जहां पर आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज बहुत ही तगड़ी प्लानिंग में जुटी हुई हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि तीन टीम ने अपने हेड कोच में बड़े बदलाव कर दिए हैं और जो बाकी टीम्स हैं वो भी अपने खिलाड़ियों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई हैं और कौन सा खिलाड़ी उनको रिटेन करना है, कौन सा खिलाड़ी उनको रिलीज करना है, किस खिलाड़ी के साथ उनको ट्रेड में इंगेज होना है। इसकी सुगबुगाहटे, रूमर्स, अपडेट्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट करने लग रहे हैं। लेकिन इतनी सारी इतने सारे बड़े बड़े लोग और इतना डेटा एनालिसिस करने के बाद भी आईपीएल की कई टीम जो है वो बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर अभी तक आईपीएल के इतिहास में कर चुके हैं। तो ये वीडियो मेरी बहुत फेवरेट है। काफी लंबे वक्त से मैं इसको बनाने के बारे में सोच रहा था और आज आखिरकार आपके सामने लेकर के आया हूं। ऐसे 6 प्लेयर्स, ऐसी 6 टीम्स जिन्होंने अपने 6 खिलाड़ियों को रिलीज करके बहुत बड़ी गलती की है। दे मेड एन एब्सोल्यूट ब्लंडर ऑफ इट और उसका इनको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो एक एक करके सभी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि इस टीम से कौन से खिलाड़ी रिलीज हुए। नंबर 6 से शुरू करेंगे, नंबर 1 तक जाएंगे। वैसे तो 5 खिलाड़ियों के बारे में मैं बनाने की सोच रहा था, लेकिन किसको रखें, किसको लिस्ट से निकालें, तो हमने कहा कि 6 के 6 लिस्ट में डाल दो, 5 हो 6 हो कि फर्क पैदा है। तो 6 के 6 खिलाड़ी आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि यहां पर वीडियोस हमारी तो खरगोश की रफ्तार से आती है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है बिल्कुल कछुए की तरह बढ़ते हैं। तो थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप बिल्कुल आ चुका है, टीम किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। उसके बाद आईपीएल से काफी सारी अपडेट आएंगी, ट्रेड विंडो खुलेगी, ऑक्शन होगा, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द प्लेयर्स लिस्ट। नंबर 6 प्लेयर ऑन माय लिस्ट जिनको उनकी पुरानी टीम ने निकाल करके एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था, इस सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 2014 से 2017 तक कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे, मात्र 70 लाख की रकम में, और इस समय वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं 8 करोड़ की रकम में। अभी जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था 2022 का, उसमें 8 करोड़ में सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस के साथ जरूर की थी, 2013 तक ये थे वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। इनको शोहरत और नाम और इनके पोटेंशियल को लोगों ने तब पहचाना जब ये कोलकाता नाइट राइडर्स में खेला करते थे गौतम गंभीर की कप्तानी में, और वहां पर ये फिनिशर के रोल में थे। हालांकि गौतम गंभीर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में, और अभी तक अगर आप उनकी कुछ इंटरव्यूज देखो, बाइट्स देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, तो उन्होंने यही बोला है कि उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट ये रही केकेआर की कप्तानी करते हुए कि वो सूर्य कुमार यादव को ऊपर बल्लेबाजी नहीं करवा पाए। एक बार उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा था, मुझे याद है आईपीएल 2016 का वो सीजन था, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला अर्धशतक जड़ा था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। केकेआर के लिए फिलहाल अगर देखें सूर्य कुमार यादव के आंकड़े तो कुछ बहुत खास नहीं थे। उन्होंने 54 मैचेस खेले, सिर्फ 608 रन बनाए, महज 11 का एवरेज था, 131 का स्ट्राइक रेट था, और जैसे कि मैंने बताया कि वो 2016 का ही सीजन था जहां पर 150 उन्होंने मारा। लेकिन इसमें सूर्य कुमार यादव की बहुत ज्यादा गलती नहीं है। पहले तो वो बहुत ज्यादा यंग थे उस समय, 2017 में जब उनको छोड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जब उन्होंने आखिरी सीजन खेला था, तो मेरे ख्याल से 26-27 साल उनकी एज रही होगी। और एज अ फिनिशर जब आप खेलते हो तो ये एक, मैंने जैसे बताया है कई वीडियोस में, कि ये जो एज होती है इसके बाद खिलाड़ी धीरे धीरे जो अपना कद है उसको ऊपर लेकर के जाता है। और T20 फॉर्मेट पे जब वो मुंबई इंडियंस में आए, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस करके रखी है। हालांकि आप ये इस ब्लंडर को हाइंडसाइट में थोड़ा सा देख रहे हो, मेरा हमेशा से मानना है कि सूर्य कुमार यादव को उस समय छोड़ना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इतना बड़ा ब्लंडर नहीं था जितना इस समय यह दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 2020 के बाद से अपने करियर के ग्राफ को यहां लेकर के गए हैं। हाँ, मुंबई में आने के बाद जब उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जो अब हम द बहीमत सूर्य कुमार यादव देख रहे हैं, द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ T20 फॉर्मेट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पिछले 1-2 साल में ही हमने देखा है। तो इतना बड़ा ब्लंडर ये नहीं था, लेकिन हाँ, अगर आपने उनको वाइस कप्तान बना रखा था गौतम गंभीर के अंडर में, मतलब आप उनमें एज अ फ्यूचर लीडर भी देख रहे थे, तो आप उनको अपने पाले में रख सकते थे। उनको या तो दोबारा खरीद सकते थे या फिर रिटेन भी कर सकते थे, बट दैट इज द वे इट इज। कोलकाता नाइट राइडर्स लॉस्ट, बिकेम मुंबई इंडियंस गेन। अब वो आगे चल के मुंबई की कप्तानी भी कर सकते हैं, एंड सूर्य कुमार यादव इज द नंबर 6 प्लेयर ऑन माई लिस्ट। नंबर 5 प्लेयर जिनको उनकी पुरानी टीम ने छोड़ करके एकदम ब्लंडर कर दिया इज गौतम गंभीर फ्रॉम दिल्ली डेयरडेविल्स। अब गौतम गंभीर को 2.9 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स ने
खरीदा था 2008 से 2010 के बीच, और उसके बाद 11 करोड़ की रकम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीदकर पूरी तरीके से बवाल काटा था मेगा ऑक्शन 2011 में। और मुझे आज भी याद है, छोटे छोटे थे हम लोग, सुबह सुबह उठे, ऑक्शन है ऑक्शन है ऑक्शन है। उस टाइम क्या था, आईपीएल का क्रेज कम से कम मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, और मैंने आईपीएल को दिल से बहुत ज्यादा फॉलो करना शुरू किया है 2014 से आप कह सकते हो, बट 11 से आईपीएल अच्छे से देखने लगे थे। तो सुबह सुबह उठ के बैठ गए। पहला नाम आया था गौतम गंभीर का ऑक्शन में, और सहारा पुणे वॉरियर्स करके एक टीम होती थी, और ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस, इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा बिडिंग वॉर हुआ। फिर उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स भाई साहब एंट्री मारती है, 11 करोड़ की रकम। आई मीन ऑलरेडी इस टाइम 11 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है भाई। आज से 12 साल पहले गौतम गंभीर को सिर्फ उनकी कप्तानी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 करोड़ रुपए दिए थे। और मुझे समझ में नहीं आया था कि आपको 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर को कप्तान बनाया था, वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली की कप्तानी छोड़ी थी, क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि अब उनका भारत का कप्तान बनने का चांस बहुत कम है। महेंद्र सिंह धोनी वॉज यंग, ही वॉज लीडिंग टीम इंडिया, तो उन्होंने कहा कि गौतम को वाइस कैप्टन बनाते हैं, जो कि आगे चल के कप्तान बन सकते हैं। एक समय कप्तान बनने का दावा रखते थे, उसके बाद 3-4 साल वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी रहे महेंद्र सिंह धोनी जब टीम की कप्तानी करते थे। तो क्यों दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर को छोड़ा था, उसके पीछे क्या रीजन था? और उसके बाद जब तक गौतम गंभीर को उन्होंने दोबारा नहीं खरीद लिया 2018 में, तकरीबन हर सीजन में भाई दिल्ली ने अपने कप्तान बदले। केविन पीटरसन से लेकर के, वीरेंद्र सहवाग से लेकर के, जेपी ड्यूमिनी से लेकर के, जहीर खान, करुण नायर, यू नेम इट, एवरीवन हैड द अपॉर्चुनिटी टू कैप्टन दिल्ली डेयरडेविल्स। उसके बाद गौतम को उन्होंने दोबारा खरीदा जब वो केकेआर से अलग हुए, तो ऑब्वियसली फिर गौतम का भी डिक्लाइन आ चुका था। वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, वो उनका आखिरी आईपीएल सीजन था। फिर उन्होंने, आपको पता है क्या क्या हुआ, 2018 में उन्होंने कप्तानी छोड़ी, श्रेयस अय्यर कप्तान बने दिल्ली के, फाइनल तक गए, वो तो एक सेपरेट कहानी है ही। गौतम गंभीर के दिल्ली के लिए अगर आप आंकड़े देखो तो दिल्ली के लिए गौतम गंभीर ने 45 मैचेस खेले, 1100 के करीब रन बनाए, 123 का स्ट्राइक रेट था, एवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं था, और 950 से उन्होंने मारे थे। लेकिन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आप गौतम गंभीर का प्रदर्शन देखोगे तो इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गौतम गंभीर ने 106 मैचेस खेले, 3000 के करीब उन्होंने रन बनाए, 27 का उनका एवरेज रहा, 123 का स्ट्राइक रेट रहा, 26 अर्धशतक उन्होंने मारे। और गौतम गंभीर को अगर आप देखो, सिर्फ उनको देखो, तो आउट एंड आउट T20 मैच विनर उनको किसी ने कभी भी कंसिडर नहीं किया था। ही वॉज अ गुड बैट्समैन, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। एक आध मैच उन्होंने अपने बल्ले से यकीनन जिताए होंगे, बट वो विराट कोहली की तरह या डेविड वार्नर की तरह एक्सप्लोसिव ओपनर नहीं थे। उनकी कप्तानी, उनका गेम सेंस उनका सबसे बड़ा हथियार था, और केकेआर ने उसी का फायदा उठाया। 2 बार वो चैंपियंस बने, और दिल्ली बेचारे अपने कप्तान बदलते रह गए। फोर्थ प्लेयर ऑन माय लिस्ट जो कि अपनी टीम से अलग हुए और उस टीम ने अभी तक रोना नहीं छोड़ा होगा, इज AB डिविलियर्स, एंड ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम दिल्ली डेयरडेविल्स। मतलब दिल्ली का ना इस लिस्ट में बहुत तगड़े से दबदबा है। AB डिविलियर्स को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2008 में ऑब्वियसली लिया था, और वो मात्र 1 करोड़ 20 लाख की रकम में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ थे। उसके बाद आरसीबी से वो 10 साल तक खेले, और लास्ट जो उनकी सैलरी थी वो 11 करोड़ रुपए थी। यानी कि 1-0 आगे बढ़ गया, 1-1 आगे बढ़ गया। और जो तरीके का प्रदर्शन AB डिविलियर्स ने करके दिखाया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, आर्ग्यूएबली इस आईपीएल के दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी और पूरे विश्व का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर, द गोट, मिस्टर 360, AB डिविलियर्स को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने से अलग कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि वीरेंद्र सहवाग मेरे ख्याल से सिर्फ उस टीम के साथ बने रहे थे 2011 से, और 2010 के अगर आप दिल्ली की टीम देखो तो उसमें वार्नर थे, उसमें गंभीर थे, उसमें सहवाग थे, उसमें दिलशान थे, उसमें डीके थे, उसमें डार्क नैनेस हुआ करते थे। मुझे याद है शायद उस टीम में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि एक स्पिनर भी हुआ करते थे, अमित मिश्रा थे या कौन थे, आई स्टिल डोंट रिमेंबर, बट AB डिविलियर्स उस टीम के साथ थे। बहुत ही फाड़ बैटिंग लाइनअप थी, पॉल कॉलिंगवुड जैसे खिलाड़ी भी उस टीम में हुआ करते थे। और उसके बाद वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आए। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी जो है वो टाइटल नहीं जीत सकी उनके अंडर, बट जो एंटरटेनमेंट उन्होंने किया है और जो फैन फॉलोइंग उनकी क्रिएट हुई है भारत में, भाई साहब लगता ही नहीं था कि ये साउथ अफ्रीका का कोई खिलाड़ी है। अगर दिल्ली के लिए आप उनके आंकड़े देखो तो उनके लिए 27 मैचेस एबीडी ने खेले थे टिल 2010, 621 रन बनाए थे, 116 का स्ट्राइक रेट था। अब आप बोल सकते हो कि भाई प्रदर्शन तो इतना अच्छा
अच्छा था नहीं, बट हम बात कर रहे हैं आज से 13 साल पहले की। इस समय 39 साल के हैं एबी डिविलियर्स, तो 13 आप माइनस कर लो, मतलब 26-27 साल की उम्र में ही दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको खुद से अलग कर लिया था। मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी किया करते थे और उस समय सभी को पता चल गया था कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो ये बंदा है ये आगे चल के बहुत बवाल काटने वाला है, एंड ही बिकेम द गोट आफ्टर ऑल। आरसीबी के लिए अगर आप उनका सफर देखोगे तो 154 मैचेस उन्होंने खेले, तकरीबन 4,500 रन बनाए, 28 का एवरेज था, 158 का स्ट्राइक रेट, 36 हाफ सेंचुरीज और 2 शतक भी एबी डिविलियर्स ने जड़े। काफी सारा बैटिंग ऑर्डर में उनको ऊपर नीचे करना पड़ा। लास्ट सीजन मुझे याद है 2021 वाला, जब तक वो ब्रेक नहीं आया था कोविड की सेकेंड वेव की वजह से, एबी डिविलियर्स वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। लेकिन जब वो ब्रेक आया 2-3 महीने बाद आईपीएल दोबारा रिज्यूम हुई तो ही वाज नॉट रियली हिटिंग द बॉल दैट वेल, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये मेरा आखिरी सीजन है। बट स्टिल हिज फैन फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट, एक कमाल की लेगेसी उनकी है, एंड दिल्ली रियली मेड अ ब्लंडर बाय रिलीजिंग एबी डिविलियर्स। तो अभी तक हमारी लिस्ट में केकेआर और दिल्ली का पूरी तरीके से दबदबा बना हुआ है और ये दबदबा आगे भी कायम रहने वाला है, क्योंकि नंबर 4 प्लेयर जिनको अपनी टीम से अलग होना उनकी फ्रेंचाइजी को बहुत ज्यादा खटक रहा होगा, स्टिल इज शुभमन गिल फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स टू गुजरात टाइटंस। अब 2018 में शुभमन गिल को लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने महज 1 करोड़ 80 लाख रुपए में, और उसके बाद 8 करोड़ की रकम में वो गुजरात टाइटंस में चले गए, एंड ही इज ऑन एब्सोल्यूट फायर राइट नाउ, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑफन हेल्ड। और इस साल वो ऑरेंज कैप भी लेकर के गए। एक समय ही वाज थ्रेटनिंग द 973 रन मार्क ऑफ विराट कोहली, और कितने सारे शतक वो लगातार जड़ रहे हैं, किस तरीके से उनका कद बढ़ता चला जा रहा है, भारतीय टीम के अगले कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या रीजनिंग थी उनको अलग करने के पीछे, इसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं हुई ना। गिल से बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा गया कि भाई आप क्यों अलग हो गए, क्योंकि एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए लड़के को जब केकेआर ने लिया था तो उसके पीछे रीजन ये बताया गया था कि हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता था कि 19 साल का लड़का 21 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर बन जाएगा तो ये आपकी ही गलती थी। और अगर उनका परफॉर्मेंस देखें केकेआर के लिए तो कोई बहुत बुरा नहीं था। केकेआर के लिए उन्होंने 58 मैचेस खेले, 1400 रन बनाए, 31 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, और एक नए लड़के से आप और क्या उम्मीद करोगे। एक सीजन वो यूएई की स्लो विकेटों पर खेले, उसके बाद एक सीजन वो पहले चेन्नई की स्लो विकेटों पर खेले अगर आपको याद होगा, और फिर यूएई की स्लो विकेटों पर खेले, वहां पर वेंकटेश अय्यर के साथ जो उनकी जोड़ी थी वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद ब्रेंडन मैकलम से उनका थोड़ा बहुत विवाद भी सामने आया था कि ब्रेंडन मैकलम को उनकी इंटेंट नहीं पसंद आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ऊपर की हायरार्की है केकेआर की, उसने कैसे शुभमन गिल को रिलीज किया, या फिर शुभमन गिल खुद केकेआर में नहीं रहना चाहते थे। हालांकि मैंने जो सुना है कि केकेआर की जो मैनेजमेंट है वो बहुत पसंद करती थी उनको, और उनको भी केकेआर बहुत पसंद थे, बिकॉज उनकी पहली टीम थी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में आप किसी यंग बच्चे को खरीद करके लाओगे तो उसका लगाव तो हो ही जाता है। और केकेआर वैसे भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग वाली टीम है, बट शुभमन गिल को उनसे अलग होना पड़ा। वो गुजरात टाइटंस के साथ हैं, खबर है कि आगे जाकर के वो कप्तान भी बन सकते हैं किसी आईपीएल टीम के। क्या वो कभी केकेआर में वापस आएंगे? ओनली टाइम विल टेल, बट राइट नाउ दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर इन द आईपीएल हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केकेआर और दिल्ली जो है उनका पूरा दबदबा हमारी इस लिस्ट में बरकरार है। ऐसे में द सेकंड बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री इन माय ओपिनियन इज डेविड वार्नर फ्रॉम दिल्ली डेयरडेविल्स टू सनराइजर्स हैदराबाद। अब दिल्ली डेयरडेविल्स ने डेविड वार्नर के शुरुआती दिनों में उनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। अगर आप देखो तो 3.9 करोड़ में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए वो खेला करते थे 2013 तक, और सनराइजर्स हैदराबाद में जब वो आखिरी बार खेले थे तो उनकी सैलरी 12 करोड़ 50 लाख रुपए थी। यानी कि दिल्ली के लिए ठीक ठाक समय डेविड वार्नर ने बिताया है। 2009 से उन्होंने ज्वाइन किया था दिल्ली डेयरडेविल्स को, 9, 10, 11, 12, 13 तक वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले। 14 का ऑक्शन मुझे याद है वो सनराइजर्स हैदराबाद में आते हैं। उस साल शिखर धवन हैदराबाद के कप्तान थे, और डेविड वार्नर को थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई किया गया था। मुझे ठीक से याद नहीं, 14 या 15 की बात होगी जब वो एसआरएच में आए थे, और उनको थोड़े दिन मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया गया था। उसके बाद उन्हें कप्तानी मिलती है, उनकी कप्तानी में बार बार एसआरएच क्वालिफाई करती है प्लेऑफ के लिए, 2016 में चैंपियन बनती है। और डेविड वार्नर मैंने उनको गिल और डिविलियर्स के ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज ना सिर्फ मेरी नजर में वो आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बल्कि वो अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थे। जिस तरीके की मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो करते थे, बार बार अपनी टीम को क्वालिफाई करवाते थे, और 2020 तक जब तक उन्होंने कप्तानी की एसआरएच की फुल सीजन, एसआरएच वाज एन
एब्सोल्यूट behemoth ऑफ अ टीम एंड ही वाज द एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। दिल्ली के लिए अगर आप उनका करियर देखो तो 80 मैचेस उन्होंने खेले विच इज अ लॉट, 2300 रन बनाए, 136 का स्ट्राइक रेट, 29 का एवरेज और 2 शतक भी उनके थे, 21 अर्धशतक थे। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस था डेविड वार्नर का। और आप देख रहे थे आज से कितने साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल पहले डेविड वार्नर वाज 26-27 ईयर्स ऑफ एज। आप देख रहे थे कि जो बंदा हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है, कप्तान बनने की क्वालिटी इसके अंदर है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलरेडी इनका नाम हो रहा है, उसको आपने अपनी टीम से जुदा कर दिया और एक बार फिर से आप कप्तान की सर्च की स्प्री पे निकल गए। और उसके बाद जब वो हैदराबाद में गए, हैदराबाद के लिए अगर आप उनका करियर देखो तो 94 मैचेस उन्होंने खेले, तकरीबन 4000 रन बनाए, 42 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट, 2 शतक, 39 अर्धशतक। पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 50 हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड बनाया आईपीएल में। उसके बाद वो दिल्ली के साथ जरूर जुड़े दोबारा से। 2022 का सीजन उनका बहुत अच्छा रहा, बट द शिप हैज सेल्ड नाउ। थोड़ा उनकी अब उम्र हो गई है, रिटायरमेंट के करीब बढ़ रहे हैं और वो जो पीक था डेविड वार्नर का, उसको दिल्ली डेयरडेविल्स ने मिस किया। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने उसको भुनाने की कोशिश जरूर की, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 1 प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से उनको रिलीज कर देना इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, और मुझे नहीं लगता कि इसको टॉप किया जा सकता है आने वाले कुछ समय में कम से कम, इज राशिद खान फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद टू गुजरात टाइटंस। अब हैदराबाद ने 4 करोड़ की रकम में राशिद खान को 2017 में खरीदा था। उसके बाद 18 के मेगा ऑक्शन में 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए में वो उनके साथ थे और फिर इस समय वो 15 करोड़ की रकम में गुजरात टाइटंस के साथ बने हुए हैं। और आप देख ही रहे हो कि साल दर साल कैसा ये प्रदर्शन कर रहे हैं। द T20 रॉक स्टार, द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर अलाइव राइट नाउ हु इज करेंटली इन्वॉल्व इन क्रिकेट। हर जगह उनके स्टॉक्स बहुत हाई हैं, जहां जाते हैं परफॉर्म करते हैं। इस बार भी पर्पल कैप जीतते रह गए। उनकी और शामी की बदौलत ही गुजरात टाइटंस ने इतना लंबा सफर तय किया। कप्तानी भी वो आईपीएल की कर रहे हैं। और मैंने बाकी प्लेयर से राशिद को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि देखो, स्काई को आप बोल सकते हो कि यंग थे, टैलेंट की परख नहीं थी, महंगे चले गए, खरीद नहीं पाए, उस टाइम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। आप सेम चीज एबी डिविलियर्स के लिए बोल सकते हो, कुछ हद तक आप गिल और गंभीर के लिए भी बोल सकते हो, बट वार्नर और राशिद खान, दे वर ऑलरेडी T20 रॉक स्टार्स मेरा भाई। इनफैक्ट राशिद खान इज ऑलरेडी हेल्ड एज अ गोट ऑफ T20 फॉर्मेट। क्यों सनराइजर्स हैदराबाद ने केन विलियमसन को रिटेन किया राशिद खान से पहले? दिस इज अ मिस्ट्री व्हिच इज नॉट सॉल्विंग एनी टाइम सून। अगर आप उनके नंबर्स देखो हैदराबाद के लिए तो 75 मैचेस उन्होंने खेले, 93 विकेट्स लिए, 6.3 का इकोनॉमी था और 3 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा उन्होंने 10 बार किया। आई मीन 6 की इकोनॉमी से बार कोई विकेटें ले रहा है, 2-2 विकेटें, 3-3 विकेटें तकरीबन हर मैच में। पल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप उनको कप्तानी भी देना चाहते तो वो भी दे सकते थे। आई मीन SRH रियली मेस्ड इट अप। और वो डेविड वार्नर को जब उन्होंने रिलीज किया, फिर राशिद खान को भी जाने दिया। क्यों ऐसा हुआ मेरी थोड़ी समझ से बाहर है, शायद कुछ पैसे का लफड़ा होगा, आई रियली डोंट नो। क्योंकि अगर आपने केन विलियमसन को 14 करोड़ में लिया था तो उनको भी तो आपने एक सीजन के बाद छोड़ दिया। SRH रियली मेस्ड इट अप बिग टाइम, बट SRH लॉस इज गुजरात टाइटंस गेन। तो ये थे मेरे 6 खिलाड़ी जो कि मेरे हिसाब से बिगेस्ट ब्लंडर रहे, जिनको रिलीज कर देना एक बहुत ही पुअर डिसीजन रहा उनकी रिस्पेक्टिव टीम से। अब आपकी लिस्ट क्या कहती है? क्या कोई ऐसा नाम है जो मैं भूल रहा हूं? आई मीन इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे बंदे खेलते हैं, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है। दिस इज जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। तो अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको रिलीज किया जाना आपकी नजर में एक बहुत ही पुअर डिसीजन था, देन शूट हिज नेम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपने एंजॉय की हो, देन आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि हमारा ये जो फैमिली है, हमारा ये जो पूरा का पूरा संगठन है, ये इसी तरीके से बढ़ता रहे। वर्ल्ड कप, एशिया कप, सबकी स्क्वाड जल्दी अनाउंस होने वाली है। इंग्लैंड ट्यूसडे को अपनी स्क्वाड अनाउंस कर रहा है। भारत की भी एशिया कप की स्क्वाड किसी भी समय आ सकती है और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको सबसे पहले उसकी अपडेट और एनालिसिस और रिव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने ऑलरेडी पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर ली है, श्रीलंका के भी स्क्वाड कभी भी आ सकती है। तो बहुत ही सारी न्यूज अपडेट्स और एनालिसिस पेंडिंग पड़ी हुई है। सब कुछ इस महीने ताबड़तोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट